एस पावर पर यूनिट एरिया, यानी वॉट पर मीटर स्क्वायर जहां दिख जाए पक्का वो क्या दी हुई है, डेंसिटी। तो ध्यान से सुने पहले, सब लोग 15 मिनट बस ध्यान से सुन लो, फिर काम ही कर रहे हैं। 15 मिनट सुन लो। इंटेंसिटी क्या डिफाइंड है, पावर पर यूनिट एरिया, यानी वॉट पर मीटर स्क्वायर जहां दिख जाए वहां तुम समझ जाना ना पावर दी है ना एनर्जी दी है, क्या दी हुई है, इंटेंसिटी दी। अब इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज पावर इंसिडेंट ऑन अ यूनिट। ये तो बेसिक सी डेफिनेशन, लेकिन इंटेंसिटी को समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जरा ध्यान देना। अगर मैंने एक बल्ब लिया, सब लोग ध्यान दें, इंटेंसिटी के कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और उस क्वेश्चन का किसी चैप्टर से लेना देना नहीं है, सीधे इंटेंसिटी का ही सवाल आ गया। अगर एक बल्ब है, बल्ब से पावर निकल रही, लाइट निकल रही, बल्ब की पावर है P0 वॉट, 40 वॉट का बल्ब। अब ध्यान देना, किसी ने मुझे पूछा कि यहां से आर डिस्टेंस पे कितनी पावर होगी, आर डिस्टेंस पे कितनी इंटेंसिटी हो या पावर हो कुछ भी। तो हम एक काम करें, आर डिस्टेंस पे गए और एक बड़ा सा स्फेयर बना लिया। इस कंप्लीट स्फेयर पे कितनी पावर गिर रही होगी, अगर कोई बल्ब है यहां रखा हुआ है, मैंने एक कंप्लीट स्फेयर पे पावर कितनी गिर रही होगी, सवाल ध्यान से सुनो। पूरी P0 गिर रही होगी, P0 जो निकली पूरी पूरी इस स्फेयर पे तो चली गई, नहीं चला। तो पूरी P0 पावर कितने पे गिर रही है, 4 पाई। तो एक यूनिट एरिया पे कितनी गिर रही है, 1 यूनिट एरिया पे, नॉट बाय पाई आर स्क्वायर। यानी एक यूनिट एरिया पे, एक यूनिट एरिया मैंने यहां ले लिया, उस पर कितनी पावर गिरी, उसी को तो क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। यानी इंटेंसिटी ही तो निकाली है हमने, और इंटेंसिटी निकल के आई P0/पाई r²। इस केस में ध्यान देना, फॉर पॉइंट सोर्स, इसके लिए निकाली है मैंने इंटेंसिटी फॉर पॉइंट सोर्स। अगर कोई पॉइंट सोर्स है तो कैसे निकालेंगे इंटेंसिटी, पॉइंट सोर्स के लिए इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, 1/r² के प्रोपोर्शनल। जितना दूर जाओगे उतनी इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और सही बात है, एक जो बल्ब है, पहले जो सर्कुलर बल्ब आते थे, स्फेरिकल बल्ब आते थे, तो जितना दूर जाओगे उतना कम रोशनी आएगी, तो और कम इंटेंसिटी हुई उस, जितना पास रहोगे उतनी रोशनी क्या होगी, ज्यादा होगी, लाइट की। बल्ब की जो इंटेंसिटी है वो r² पे डिपेंड कर रही है, आगे जाने पे इंटेंसिटी क्या होती जा रही है, कम होती है। लेकिन ये तो पॉइंट सोर्स के लिए हो गया, और पावर डिवाइड बाय एरिया को ही तो इंटेंसिटी बोलते हैं हम। अगर कोई मुझे पूछता, भाई ये तो समझ में आ गया, अगर तुम्हारे ऐसा बल्ब नहीं होता, अब ऐसी ट्यूबलाइट्स हैं जैसे हमारी ये वाली ट्यूबलाइट हुई, ऐसी ट्यूबलाइट्स हैं, तो इनमें से पावर कैसी निकल रही है, ऐसी निकल रही है जैसे सिलेंडर में से बाहर निकलती है, ऐसी तो निकल रही है। सपोज ये P0 वॉट की होती, अब तुम्हें इंटेंसिटी निकालनी है किसी आगे, मतलब इस बार तुमने बल्ब ना लेते हुए ऐसी वाली ये ले ली लाइट, जो है ये पतली लाइट ले ली, तो सोचो यहां से आर डिस्टेंस पे क्या होगा, कैसे निकालेंगे। इस बार तुमको कैसा बनाना पड़ेगा, समझ में आ रहा होगा, हल्का हल्का फील आ रहा होगा। सिलेंड्रिकल बनाएंगे तो उस सिलेंडर पे गिरेगी पूरी की पूरी पावर P0। तो P0 वॉट, अगर इस पूरी ट्यूबलाइट की लेंथ L ले ली, तो ये लेंथ भी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। तो पूरी P0 वॉट पावर किस पे गिर रही है, कितना एरिया है इसका, कर्व्ड एरिया पे गिर रही है या टोटल एरिया पे गिर रही है, कर्व्ड एरिया पे। कर्व्ड एरिया कितना होता है, बोलो, आर कितना है, आर लेंथ कितनी, तो P0 गिर रही है 2 पाई RL पे, तो एक यूनिट एरिया पे कितनी गिर रही होगी,
यानी इंटेंसिटी आ गई पी नॉट बाय, ये। तो इस बार इंटेंसिटी आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल नहीं आई, पर इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल आई? तो यहां ज्यादा कम हो रही थी दूर जाने पे, या यहाँ ज्यादा कम हो रही, इसलिए बल्ब की रोशनी दूर जाने पे जल्दी डैम्प हो जाती है। मतलब एक बल्ब ले लिया तुमने 40 वाट का, बल्ब क्या होता है, 40 वाट का बल्ब लिया और तुम वहां दूर जाके पढ़ रहे हो, दिक्कत आएगी। लेकिन 40 वाट की तुमने ट्यूबलाइट ले ली ऐसी वाली, वहां पढ़ोगे तो तक दिख जाएगा तुम। इसीलिए बल्ब रिप्लेसमेंट की जगह अब ऐसी वाली ट्यूबलाइट्स आने लगी। अब चलो ऐसा सोर्स नहीं होता, शीट सोर्स होता, मतलब लाइन सोर्स नहीं होता। अगर शीट होता, शीट मतलब अगर तुम ऐसी ट्यूबलाइट्स बनाते, कैसे स्ट्रक्चर की होती, बनती भी हैं। अब गवर्नमेंट जो है, जो शीट्स पे जो लैंप्स लगा रही है, ऐसी लगा रही है, शीट स्ट्रक्चर का बना रही है, ऐसी ट्यूबलाइट्स नहीं लगाती। पहले ट्यूबलाइटें लगती थी। अब जो लैंप आते हैं, शीट लैंप आते हैं, वो ऐसे आते हैं, का शेप जो होता है बिल्कुल ऐसा होता है, शीट जैसा फाइन। हम जो नए बन रहे हैं अभी, वो इसलिए होते हैं, क्यों? क्योंकि शीट का तुम देखोगे तो कैसे बनाओगे, याद करो, ये सब बिल्कुल वैसे चल रहा है जैसे तुम गॉसियन सरफेस चूज करते थे। तो शीट की जब इंटेंसिटी निकालते हो वो क्या आती है, लगभग क्या निकल के आती है, कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आता है, अच्छा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल आता था, 1/r। पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आता था, 1/r²। शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी इंटेंसिटी लगभग क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। तो इसीलिए ये बना रहे हैं, ये समझ में आ रहा है? नहीं, हमेशा ही कांस्टेंट होगा, क्योंकि कांस्टेंट किसका होता है, इनफाइनाइट शीट का होता है। ये जल रहा है, इनफाइनाइट शीट ले नहीं सकते, कहाँ से लोगे इनफाइनाइट शीट वाला लैंप थोड़ी। तो अगर इनफाइनाइट नहीं लेते तो थोड़ी डिस्टेंस तक क्या रहेगी, ज़्यादा बड़ी डिस्टेंस नहीं रहेगी, कम हो जाएगी। तो डेंसिटी क्या रहती है, लगभग कांस्टेंट रहती है। इसलिए ये इस टाइप की एलईडीज लग। इंटेंसिटी समझ में आ रहा है? जरा इसको आपको एक एग्जांपल करते हैं थोड़ा इंटेंस।
वाला तो लिख लिया। करे 50 वॉट का, यहाँ से मान लो 20 सेंटीमीटर। तभी होता होगा ईयर। फाइंड पावर रिसीव्ड, पावर रिसीव्ड बाय ईयर। तो ये स्पीकर है, एक पॉइंट सोर्स स्पीकर है, वो तो शेप ऐसा बनाया है तो पॉइंट सोर्स। सब जगह क्या निकल रही है, पावर निकल रही है। 20 सेंटीमीटर दूर एक ईयर है, कान लगा के कोई, कान का एरिया है 10 मिलीमीटर। बताओ पावर कितनी आई, पावर रिसीव्ड बाय ईयर। इंटेंसिटी
क्या कर लिया? अच्छा, ध्यान दो, इंटेंसिटी देखें पहले। इंटेंसिटी क्या होता है कि यहाँ पे अगर कोई एक यूनिट एरिया लेता तो उस पर कितनी पावर गिरती, तो आना पड़ेगा मेरिकल। तो इंटेंसिटी आती पी नॉट बाय की वॉट डिवाइड बाय 4 पाई r² 20 × 10⁻⁻। ये 0 से 1 0 गया, 5/16 पाई (10⁻³ 10 की पावर क्या हो जाएगा ऊपर जाके, ठीक है, हो जाएगा। अब पाई कितना होता है? बना रहा है क्या ये पूरा? कैसे आ जाएगा? 62/4 पाई का आंसर बता। पावर अपॉन एरिया होती है इंटेंसिटी, पाई r² मतलब 20 का स्क्वायर ना, ये सेंटीमीटर। 20 × 10⁻², 400 × 10⁻⁴, एक जीरो उड़ाया, 5 से भी उड़ा दो क्या? 5 से ये गया 8, 10⁻⁴/32 पाई कितना होता होगा ये? लगभग अप्रोक्सीमेटली निकालें तो ये 1000 10,000 डिवाइड बाय 32 पाई कितना होता होगा? 25 बाय 25/, हाँ तो मतलब यही किया है ना कैलकुलेट, कितना होता है ये अप्रोक्सीमेट, तभी होता होगा, ये आंसर है। ये आंसर किस में आया? वॉट पर। अगर तुम्हें ये निकालना है कि पावर रिसीव्ड बाय ईयर, डायरेक्टली ये सोच सकते हो, डेंसिटी दी है इसका मतलब एक यूनिट एरिया में कितनी पावर है, इतने यूनिट एरिया में कितना होगा, बस मिलीमीटर स्क्वायर है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं? -3 का स्क्वायर, स्क्वायर होता है ना डायमेंशन, मिलीमीटर तो, इंटू 625/2 जला कि नहीं जला? अच्छा ये 10 बार आएगा ऐसा बोल रहे हो? हाँ हाँ, मिलीमीटर स्क्वायर को चेंज कर दिया, क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। इधर लॉजिक समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन ऐसे फ्रेम नहीं होते, वो बस इंटेंसिटी का फील दिलाने के लिए क्वेश्चन। ये कैसे आया ये? डेंसिटी निकाल ली। डेंसिटी का मतलब होता है 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे कितनी पावर गिरी। हमारे कान का कितना, कान का एरिया कितना हो, 1 यूनिट एरिया पे। सब लोग ध्यान दें। अब थोड़ी और प्रैक्टिकल चीज करते हैं। जैसे तुमने एक टॉर्च लगाई किसी दीवार पे, तो क्या गिर रहे हैं दीवार पे? फोटॉन्स। फोटॉन्स क्या है? एनर्जी। एक तरीके से एनर्जी गिर रही है ना, और तुम टॉर्च लगाए हुए हो तो कंटिन्यूसली फोटॉन्स गिर रहे हैं, मतलब कंटिन्यूसली एनर्जी गिरती जा रही है। तो अगर मैं एक वॉल ले लूं, ध्यान देना, जैसे मैंने वॉल ले ली, इस वॉल पे मैंने लाइट डाली। लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कि नहीं है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मैंने अगर लाइट डाली कंटिन्यूसली तो देखते हैं कितनी एनर्जी गिरी होगी इस पे।
किसी भी टी टाइम में ये कितना आगे चली जाएगी वेव, मुझे ये बताओ। यही तो बीम है, बीम ऑफ लाइट। ऐसे टॉर्च लगाई तुमने तो लाइट कितना आगे चली जाएगी टी टाइम में, सीटी चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी। इसका अगर इस टॉर्च का जो एरिया है, इस टॉर्च का जो एरिया है वो अगर ए है, कितना वॉल्यूम आ गया इसमें, ए सी टी वॉल्यूम हो गया कि नहीं हो गया। सब लोग ध्यान दें, ये एरिया कितना है ए, तो ये वॉल्यूम कितना हो गया। वॉल्यूम अगर पूछा जाए तो कितना हो गया, ए सी टी। तो किसी भी टी टाइम में इतना वॉल्यूम के अंदर जितने फोटॉन्स हैं वो सारे के सारे इस पे गिर जाएंगे। टी टाइम में निकाल रहा हूं मैं, किसी भी टी टाइम में जितना ये आगे चली जाएगी उतना पूरा का पूरा किस पे गिर जाएगा, वॉल पे गिर जाएगा। वॉल्यूम तो आया ए सी टी, ध्यान देना। एनर्जी इंसिडेंट ऑन प्लेट तुम्हें पता है, याद आ जाएगा अभी, हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। जिला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता था ये, एनर्जी डेंसिटी, यानी एक यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भरा हुआ है कितनी एनर्जी है, तो वॉल्यूम में कितनी होगी, इसी वॉल्यूम में निकाल सकते हैं। वॉल्यूम कितना है तुम्हारे पास, ए सी टी, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये तो एनर्जी इंसिडेंट ऑन प्लेट है, तो एनर्जी इंसिडेंट ऑन प्लेट कंप्लीट लिखूं तो क्या लिखूंगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इनटू वॉल्यूम कितना हो गया, ए सी इंटू ए सी टी, सही है। अच्छा ये एनर्जी होगी, पावर क्या होता है, पावर इंसिडेंट अगर निकालना है प्लेट पे तो पावर क्या होगा, एनर्जी अपॉन टाइम। देखो ड्राइव कर सकते हो, रटने की भी जरूरत, एनर्जी अपॉन टाइम, टाइम से डिवाइड कर दो, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इंटू टी बाई टी, से टी कट गया, एनर्जी को किससे डिवाइड कर दिया, टाइम से, तो क्या आ गया, पावर। अच्छा अब इंटेंसिटी कोई पूछे तो क्या आ जाएगा, पावर डिवाइड बाय एरिया। जरा डिवाइड करना पावर वाले टर्म को एरिया से, हाफ एप्सिलॉन स्क्वायर ए सी डिवाइड बाय ए, ये भी हट गया, यानी इंटेंसिटी आ गई। मतलब इंटेंसिटी कितनी गिर रही है इस पे, इंटेंसिटी कितनी है प्लेट पे। इंटेंसिटी का फॉर्मूला अगर कोई पूछे तो कितना आ जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इनटू, कि नहीं जिला। कोई भी लाइट अगर, कोई भी लाइट अगर किसी जगह तुम गिरा रहे हो तो कितनी इंटेंसिटी गिरा रहे हो उस पर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर सी। इंटेंसिटी का मतलब ये हुआ कि उसके एक यूनिट एरिया पे कितनी पावर गिरा रहे हो, इतनी पावर गिरा रहे हो, वॉट पर। इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिखो पूरी एनर्जी, या फिर मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में लिखो, दोनों की मिक्स नहीं है। तो उसमें ऐसा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, या तो कंप्लीट एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिखो या मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में लिखो, मिक्स नहीं लिख सकते। दोनों बराबर ही होती है, एनर्जी हाफ हाफ भी लिख सकते हो, मिलके यही बनेगा। अब इसको मैग्नेटिक फील्ड में कैसे चेंज करना है वो सब तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में सीख ही जाओगे सबसे।
बता दूं लेफ्ट वाला? लोग दोबारा उस पे आ जाएं, फोटोन पे। अच्छा मैंने क्या बोला, लाइट है, लाइट इज मेड अप ऑफ एनर्जी पैकेट, और हर पैकेट को क्या बोलते हैं, फोटोन। और हर फोटोन पे एनर्जी ऑफ फोटोन, किसी भी फोटोन की एनर्जी कितनी आएगी, एच सी बाय लेमडा, या फिर क्या बोल दो, एच एफ। अगली चीज, मोमेंटम ऑफ फोटोन। अब तुम बोलोगे सर इसके पास तो मास ही नहीं होता, क्योंकि फोटोन कैसी चीज है, एक मासलेस चीज है। तो मोमेंटम सिर्फ उसी चीज का नहीं होता जिसके पास मास हो, वेव में भी एक मोमेंटम होता है। अभी तक हम पार्टिकल नेचर पे मोमेंटम देखे थे, मास इनटू वेलोसिटी। वेव के पास भी एक मोमेंटम होता है, कितना होगा, तुम्हें ये याद रखना है। और फोटोन के बारे में डिटेल में डिस्कशन हम कर नहीं सकते, क्योंकि ये पार्टिकल ही ऐसा है जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। इस पार्टिकल के बारे में दो चीज़ पता है, दो तीन चीज़ें, मासलेस है, एब्जॉर्ब हो जाता है, कहीं डालो तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी है वो एक तरीके से। किसी चीज़ एनर्जी कितनी होगी, एच सी बाय लेमडा, और मोमेंटम कितना होगा, एच बाय लेमडा। लेमडा तुम्हें पता ही होगा, फोटोन किस लाइट का फोटोन। येलो का हुआ फोटोन तो येलो की वेवलेंथ ले, रेड का हुआ फोटोन तो रेड की वेवलेंथ ले। समझ में आ गया? अब इससे हेल्प क्या मिली, जरा ध्यान दें। अगर कोई मुझे अब ये पूछे, ध्यान देना, जैसे कुछ क्वेश्चंस हमने न्यूटन में किए थे। न्यूटन में क्या किए थे कि यार अगर मैं कंटिन्यूअसली इस दीवार पे बॉल मारूं, एक बॉल मारी मैंने, तो ध्यान देना, बॉल मारी और बॉल टकरा के वापस आ गई, तो क्या इस दीवार पे कोई एवरेज फोर्स आएगा? फोर्स आएगा क्या उस दीवार पे? या फिर दीवार ने बॉल बॉल पे कुछ लगाया होगा? लगाया ही होगा, तभी तो बॉल वापस आई है। वो निकालता भी था मैं, कैसे निकालता था, जरा मैं वापस काइनेमेटिक्स में आऊं या न्यूटन्स पे आऊं। ध्यान देना, ये रही एक बॉल, तो ध्यान दो, 2 kg की बॉल है, 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, और टकराने के बाद 10 से आ रही है, और टकराने के बीच का टाइम दे दिया, जैसे सपोज 2 सेकेंड्स दे दिया, तो चेंज, फोर्स कैसे निकाल देते, एवरेज फोर्स, चेंज इन मोमेंटम। पहले 20 था, बाद में -20 है, मोमेंटम कितना है, 40। चेंज इन मोमेंटम लिख दिया, अपॉन टाइम जो भी दिया होगा उन्होंने, जैसे 2 सेकेंड दिया है, टी कितना दे दिया जैसे उन्होंने मेंशन कर दिया, आ जाएगा। लेकिन निकालता तो मैं ऐसे ही था, यानी जब भी मैं बॉल मारूंगा एक दीवार में और दो तीन मारी तो भी फोर्स आएगा। अगर मैं जेट मारता हूँ, जेट मतलब वो फायर ब्रिगेड वाले आते हैं, फायर ब्रिगेड वाले आते हैं, वो अब सीधे उन्होंने वो नल खोल दिया और तुम्हारे ऊपर लगा दिया, इतना प्रेशर होता है उसमें कि बहुत दूर जाके गिरोगे। तो यानी पानी भी तो फोर्स लगा रहा है हम पे, मटेरियल है। तो लोगों ने बोला ऐसा होता है क्या, तब वेव को पढ़ रहे थे वो लोग, तब उन्होंने बोला ऐसा होता है कि तुम टॉर्च लगाओ, दूर क्यों नहीं जा रहे। मैं बोला पानी चलाया दूर गया भाई, बॉल मारी दूर हो गया, लेकिन टॉर्च लगाई तो जाएंगे, मैं टॉर्च लगा दूं चले जाओगे तुम, जाना तो चाहिए, क्योंकि फोटॉन्स, देखो लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक ये कहता है फोटॉन्स पे मोमेंटम है, अगर मैंने फोटॉन्स मारे, फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो गए, फोटॉन्स क्या हो गए, एब्जॉर्ब हो गए, तो वो मोमेंटम चला कहाँ गया, मोमेंटम तो कंजर्व है ना, वो मोमेंटम मिलना चाहिए। पक्का समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो वो जाएगा लेकिन कम जाएगा इतना, क्योंकि मास बहुत क्या है, हैवी है, लाइट मास हो तो मे भी चला जाए। तो लोगों ने बोला कि मोमेंटम कंजर्वेशन तो ट्रू होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे एक नया टर्म आया, रेडिएशन प्रेशर। क्या था जरा रेडिएशन प्रेशर समझ, क्या है रेडिएशन प्रेशर? तुमने अगर एक टॉर्च लगाई इस पे,
तो एक फोर्स आया होगा इस पे, फोर्स आया होगा तो कुछ एरिया से डिवाइड करूंगा तो प्रेशर आया होगा। तो जब भी मैं एक टॉर्च डाल रहा हूँ या लाइट की बीम डाल रहा हूँ कि वॉल पे या किसी स्ट्रक्चर पे जो प्रेशर आ रहा है, हम फोर्स क्यों डिफाइन नहीं कर रहे, अभी समझ में आ जाएगा। फोर्स डिफाइन करना सही नहीं है, इसीलिए हमने प्रेशर डिफाइन कर दी और उस प्रेशर को नाम दिया रेडिएशन प्रेशर। जरा निकालें, वो निकालेंगे कैसे जरा ये देखें। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उस ये लिख लिया ये वाला, जरा देखें रेडिएशन प्रेशर। ध्यान देना, ये रही वॉल, मान लो ये वॉल है, ये वॉल है, और तुमने यहाँ पे लाइट की बीम डाली जिसका एरिया कितना है, पानी की तरह मानो, पानी का जेट है जैसा लाइट की तुमने। तो ऐसे समझो किसी टी टाइम में, किसी टी टाइम में ये कितना आगे मूव कर जाएगा, और बड़ा ले लेते हैं और अच्छा फील। ये ऐसा था लाइट की बीम, किसी भी टी टाइम में इस वॉल्यूम के अंदर ये डिस्टेंस कितना होगा ct, और ये एरिया कितना है a। ये वॉल्यूम के अंदर जितने भी फोटॉन्स होंगे, इस वॉल्यूम के अंदर जितने भी फोटॉन्स होंगे वो सारे के सारे इस वॉल ने ऑब्जॉर्व कर लिए होंगे किसी भी टी टाइम में। इन टी टाइम कितने फोटोन एब्जॉर्ब कर लिए होंगे, जो सारे के सारे इस वॉल्यूम में होंगे। अच्छा, इस वॉल्यूम में कितने फोटोन होंगे कैसे निकालें, जरा ध्यान देना। नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स ट्रांसफर्ड या एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड बाय बॉल इन टाइम टी। तो किसी भी टी टाइम में इस बॉल ने कितने फोटॉन्स एब्जॉर्ब कर लिए होंगे, उतने फोटोन एब्जॉर्ब कर लिए होंगे जितने इसमें होंगे। अब इसमें होंगे कितने फोटोन कैसे निकालें, इसमें एनर्जी कितनी है ये देख लूं और डिवाइड कर दूं किससे, एच एफ। ये तो हम फोटो इलेक्ट्रिक में करते आ रहे थे। एनर्जी कितनी है और एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, ये डिवाइड कर दूं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाएंगे कि नहीं आएंगे। सही है, दिक्कत तो नहीं। चलो देखें, नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने के लिए मेहनत कर रहे हैं। टोटल एनर्जी कितनी है इसमें, डिवाइड बाय एक फोटोन की कितनी एनर्जी है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाएंगे। ये तो रॉकेट साइंस नहीं है ना। टोटल 40 जूल होती है एनर्जी, और एक पैकेट की एक फोटोन की 1 जूल होती है, तो 40 फोटोन ऐसा। तो एनर्जी डिवाइड बाय एच एफ, नंबर ऑफ फोटोन। एनर्जी कैसे निकालें, हमने निकाली है तो थोड़ी देर पहले निकाली हमने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए सी टी। एनर्जी है, किससे डिफाइन कर दूं, डिवाइड कर दूं एच एफ से। ये नंबर ऑफ फोटॉन्स है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। नंबर ऑफ फोटॉन निकालने हो तो ये रटने की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ निकालना आना चाहिए। अच्छा, अब हर फोटोन के पास एक मोमेंटम है, कितना मोमेंटम है, एच बाय लेमडा। हर फोटोन के पास है कि नहीं है एच बाय लेमडा। तो पूरा मोमेंटम यहाँ आके क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। तो एफ एवरेज अगर तुम निकालते तो कैसे निकालते, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, यही तो करते। चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। चेंज इन मोमेंटम कितना है बताओ, एक फोटोन का निकाल रहे हैं, एक फोटोन की वजह से कितना फोर्स आया होगा, एक फोटोन की वजह से कितना फोर्स आया होगा। एच बाय लैम्डा मोमेंटम था उसका एक फोटोन का, पूरा पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम लिखा हुआ है, ऐड किससे करना है। लेकिन फोटॉन्स इतने थोड़ी हैं, अगर एन फोटॉन्स हैं, एन फोटॉन्स हैं तो कितना आएगा, एन एच बाय लैम्डा बाय टाइम। और नंबर ऑफ फोटॉन्स हम निकाल के बैठे हैं, यहाँ निकाल के बैठे हैं पहले से ही, कितना है एन की वैल्यू कितनी है हम पहले से ही निकाल के बैठे हैं, ये एन ही तो है। तो जरा छापो, तो एफ एवरेज आया एच बाय लेमडा टी इंटू एन की वैल्यू छापो, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए सी टी बाय एच एफ। देखें क्या क्या कट रहा है, वो सब काट दो। टी से टी कट गया, एच से एच कट गया, पाया हाफ
एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ए सी बाय लेमडा, सही है, लेमडा एफ। और लेमडा इंटू एफ कितना होता है? तो लेमडा एफ कुछ होता है कि नहीं होता? लेमडा एफ मिलके सी बन गया, तो लेमडा एफ से क्या कट गया? अभी एफ एवरेज आया है, फोर्स आया है, तो प्रेशर कितना आएगा? डिवाइड बाय एरिया, जरा एरिया से और डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, सही है, एरिया डिवाइड बाय एरिया, तो एरिया से एरिया कट गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। आया कि नहीं आया? ये प्रेशर आ गया, प्रेशर आ गया, तो प्रेशर, या फिर क्या बोलूं मैं इसका कंप्लीट नाम, रेडिएशन की वजह से प्रेशर आया, रेडिएशन ही तो गिराई है तुमने, तो रेडिएशन प्रेशर आया तुम्हारा आई बाय सी है। ये क्या कर लिए? याद करो आई का फॉर्मूला क्या था? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू सी, लेकिन इसमें सी नहीं है, यानी आई को सी से डिवाइड करो जरा, यही नहीं आएगा क्या? रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला आया आई बाय सी व्हेन photons आर कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड। अब खुद ही लॉजिक लगाना, अगर फोटॉन्स कंप्लीटली रिफ्लेक्ट बैक कर जाते इलास्टिकली, ध्यान देना, इलास्टिकली रिफ्लेक्ट बैक कर जाते, मतलब जितने से आए उतने से ही वापस चले जाते, तो यहां पे सिर्फ पता क्या चेंज होता? चेंज इन मोमेंटम एच बाय लेमडा नहीं है, तो एच बाय लेमडा, एक टू का फैक्टर आ जाता, पूरे में ही एक टू का फैक्टर रहता, तो रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला आ जाता है इस बार पाई बाय, कि नहीं जिला? तो याद तो मुझे ये रखना है, लेकिन निकालने का तरीका थोड़ा थोड़ा रहे तो एडवांस में हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि एडवांस में अगर वो छेड़छाड़ करेंगे तो यही एक्सप्रेशंस में छेड़, फटाफट लिखो। भाई क्योंकि बुक एमटीजी दे दो, नहीं लाए? सब लोग पीवाई क्यू लेके चलो यार, इतना क्या वेट आ रहा है तुम लोग, सब लोग किताबें वगैरह तो लेके चलो, कॉलेज में थोड़ी हो, फिल्मों में देख लिया एक किताब घुमा रहे हैं उंगली पे, कॉलेज आए हो गए? कॉलेज में भी नहीं जाते लोग ऐसे, बन रहे हैं कम किताबें लाके। आओ इधर दे दो किसी के पास हो तो।
बता दूं? चलो ड्रिव। क्या लिख रहे हो? ध्यान दो, जरा आगे चलते हैं। जरा फोटो इलेक्ट्रिक में जरा एक चीज देखना, इससे रिलेटेड। मैंने सब कुछ बताया, मैंने सबसे पहले ये बताया कि अगर ये बताओ सबसे पहले कि करंट का ग्राफ के साथ क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ, स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ इसके साथ फ्रीक्वेंसी के साथ बनाया। तो कैसा ग्राफ बना है? थोड़े ग्राफ्स याद रखने हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल का फ्रीक्वेंसी के साथ एक फ्रीक्वेंसी ऐसी आएगी, उससे एक फ्रीक्वेंसी ऐसी आएगी, उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अगर हुई तो ज़रूरत है स्टॉपिंग पोटेंशियल की। उससे कम फ्रीक्वेंसी हुई तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की ज़रूरत ही नहीं है। समझ में आया? ग्राफ ऐसा बनेगा। और एच एफ माइनस वर्क फंक्शन की वी स्टॉपिंग, यानी फंक्शन देखा जाए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी वाई एक्सिस डिवाइड कर दो, एच बाई ई एक्स माइनस फाइव इक्वल टू, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा विथ पॉजिटिव स्लोप। ऐसा ही ग्राफ बना था और इसका कुछ स्लोप भी था।
हमें पता ही है वो कितना आया था, टेन थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, एच बाई ई। क्वेश्चंस भी देख लिए इस पे कितने फॉर्म हुए थे। एक और ग्राफ बना दिया, आगे से स्टार्ट हुआ तो पक्का उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा है, तो उसका वर्क फंक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये भी हमने देख लिया था कि अगर दो मेटल हुए, जैसे एक मेटल ये हुआ M1, एक मेटल ये हुआ M2, दोनों के थीटा तो क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन वर्क फंक्शन ऑफ मेटल 2 विल बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ मेटल 1 की फ्रीक्वेंसी कट ऑफ किसकी ज़्यादा है, ज़्यादा है, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी। ये तो इसका ग्राफ आया। फिर एक ग्राफ मेरा ये आया था, ग्राफ नंबर 2, ध्यान देना सब लोग, अपन ग्राफ्स डिस्कस कर रहे हैं। ग्राफ नंबर 2 आया था, ग्राफ नंबर 2 कुछ ऐसा आया था। वोल्टेज ऑफ किसका, जहां पर एनोड वोल्टेज, समझ में है, एनोड वोल्टेज कौन सा वोल्टेज, मतलब वोल्टेज ऑफ एनोड बोलते हैं या फिर कलेक्टर बोलते हैं, कलेक्टर प्लेट, कलेक्टर प्लेट का वोल्टेज। अगर मैं कलेक्टर प्लेट का वोल्टेज जीरो भी रखूंगा, जरा फील करो उस सेटअप में, तो भी करंट जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा, कुछ कम करंट जाएगा लेकिन जाएगा तो जरूर। ग्राफ कुछ यहां से शुरू होगा लेकिन जाएगा तो। और ये ग्राफ किसका है, करंट का। मतलब तुम कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल एकदम जीरो रख दो, यानी बैटरी लगाओ भी नहीं, तब भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो वहां तक पहुंच ही जाएंगे। अब तुम बैटरी का वोल्टेज बढ़ाओगे, बैटरी का वोल्टेज तुमने बढ़ाने लगे बढ़ाने लगे बढ़ाने लगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पहुंचने लगे तो करंट बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। लेकिन एक लिमिट ऐसी आएगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा, उस पॉइंट के बाद तुम बैटरी का वोल्टेज बढ़ा दोगे तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि सारे लगभग जितने इलेक्ट्रॉन्स पहुंचने थे पहुंच गए। अब ऐसा थोड़ी है कि बैटरी 10 वोल्ट की 20 वोल्ट की लगा दोगे तो प्लेट के अंदर से, मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर ले आएगा, ऐसा थोड़ी। वो तो सिर्फ ये काम कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ गए हैं मेटल से, उनको अपनी तरफ क्या कर रहा है, क्यों खींच रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दी है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको खींच रहा है। लेकिन ऐसा थोड़ी है तुम 200 वोल्ट की बैटरी लगा दोगे तो मेटल के अंदर घुस के खींच के लाएगा इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ नहीं है। मेटल के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के बाद किसका रोल है, बैटरी का रोल। और अगर तुमने वोल्टेज अपोजिट पोलैरिटी का लगा दिया, तो पहले तो पॉजिटिव वोल्टेज लगाया था तुमने, अगर तुमने वोल्टेज उल्टा लगा दिया, नेगेटिव लगा दिया, करंट कम होता जाएगा कि अब इलेक्ट्रॉन वहां तक और नहीं पहुंचेंगे। अगर तुमने वी स्टॉपिंग लगा दिया तो करंट क्या हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन वहां तक। ये कौन सा पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ध्यान देना, आप किसी ने एसी में एक और ग्राफ बना दिया, सब लोग ध्यान दें, किसी ने एसी में एक और ग्राफ बना दिया, ये वी स्टॉपिंग है ना, किसी ने एक ग्राफ ऐसा बना दिया, ये ब्लू वाला ग्राफ बना दिया किसी ने, ये V1, ये V2, ये ग्राफ। तो इससे कंक्लूजन क्या निकालोगे तुम, ब्लू और ब्लैक वाले ग्राफ में तुम ये बोलोगे इस करंट को क्या बोलते हैं, सेचुरेशन करंट, मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तुम इसको देख के ऐसा बोल सकते हो कि दोनों फाइनली एक ही वैल्यू पे पहुंच रहे हैं, तो दोनों का सेचुरेशन करंट क्या है, सेम। क्या कंक्लूजन बोल सकते हो, सेचुरेशन करंट क्या है, दिक्कत तो नहीं। लेकिन यहां देख के तुम ये बोलोगे ब्लैक वाले का एक पॉइंट यहाँ है और ब्लू वाले का इधर है, इसका मतलब ब्लैक वाले के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल V1 है, ब्लू वाले के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल V2 है। किसके लिए ज्यादा है स्टॉपिंग पोटेंशियल, V2 के लिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल तो मैग्नीट्यूड में तो नेगेटिव, साइन में तो नेगेटिव ही होता है। ये -3 वोल्ट है तो ये कितना होगा, -4 वोल्ट। मतलब उल्टी पोलैरिटी तुम्हें कितने की लगानी पड़ेगी यहाँ रोकने के लिए, 4 वोल्ट की। यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका ज्यादा है, इसका। ये वी स्टॉपिंग का है और ये वी स्टॉपिंग किसका है, ब्लू वाले का। क्या मतलब हुआ, स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है तो क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, हाँ। स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए ज्यादा बैटरी उल्टी पोलैरिटी की ज्यादा बड़ी लगानी पड़ेगी। और स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होने का मतलब वर्क फंक्शन ज्यादा नहीं, फ्रीक्वेंसी तुमने जो इंसिडेंट की है वो क्या है,
ज्यादा है, पक्का समझ में आ रहा है। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा। जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा इसको वी स्टॉप वन, इसको वी स्टॉप टू। वी स्टॉप टू ग्रेटर देन वी स्टॉप वन, हेंस फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फॉर ब्लू is more than black। ये कि नहीं है? अच्छा, इसी में एक रेड वाला ग्राफ बना दिया, ध्यान देना। इसी में एक रेड वाला ग्राफ बना रहा हूं। ये देखो, यहीं से शुरू हुआ, रेड वाला ग्राफ यहीं से शुरू हुआ, लेकिन निकल के ऊपर चला गया। इसका मतलब क्या हुआ? स्टॉपिंग पोटेंशियल तो सेम है रेड का और ब्लू का। अगर रेड और ब्लू में कंपेयर करो तो रेड और ब्लू का, सॉरी रेड और ब्लैक का स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, सेम। यानी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम। दोनों सेम लाइट है कि नहीं है? इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन फिर भी सैचुरेशन करंट किसका ज्यादा है, रेड वाले का। ऐसा कैसे हो गया? सेम लाइट डाली तुमने, येलो येलो डाली दोनों में, एक में टॉर्च साइज छोटी हो येलो की, एक में टॉर्च बड़ी हो येलो की। मैंने दोनों लाइट येलो ली, एक बार येलो डाली, दूसरी बार भी अगर येलो डालूं, दोनों में स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या निकल के आने वाला है, सेम निकल के आना है। कि फाई सेम, एच एफ सेम, वी स्टॉपिंग सेम। मैं क्या बोल रहा हूँ, लिख के देख लो ना। ऐसा होता है एच एफ माइनस फाइव इक्वल टू वी स्टॉपिंग। ये तो सेम है, ये भी सेम हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम, मतलब ये सेम हो गया ना। तो तुमने सेम लाइट डाली है, फिर भी एक में करंट ज्यादा आ रहा है, एक में कम आ रहा है, ऐसा क्यों? एक में इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकल रहे हैं, एक में कम क्यों? एक बड़ी टॉर्च लगा दी होगी तुमने, तो ज्यादा ज्यादा जगह लाइट गिरेगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। पक्का समझ में आ रहा है? तो रेड में और इसमें क्या अंतर है, रेड में और ब्लैक में? रेड वाले की जो है इंटेंसिटी ज्यादा होगी। क्या ज्यादा होगी? तो इसका मतलब इंटेंसिटी के भी प्रोपोर्शनल है करंट। इसका मतलब करंट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ओनली इफ lambda is less than lambda cutoff, lambda incident is less than lambda cutoff। ध्यान देना, बिल्कुल इंटेंसिटी बढ़ाओगे, तुमने छोटी टॉर्च यूज की तो कम लाइट गिरी, कम इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। बड़ी टॉर्च यूज करोगे तो ज्यादा जगह लाइट गिरेगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और बड़ी यूज करोगे तो और ज्यादा लाइट गिरेगी इंटेंसिटी की, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। लेकिन ये सब तभी है जब लैम्डा लैम्डा कट ऑफ से क्या हो, तुमने जो लैम्डा डाला है वो लैम्डा कट ऑफ से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, या फ्रीक्वेंसी जो तुमने डाली है वो ज्यादा होनी चाहिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्योंकि अगर येलो लाइट इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं पाती तो बड़ी टॉर्च ले लो या छोटी टॉर्च ले लो, फर्क क्या पड़ता है? ये समझ में है? अगर येलो लाइट के फोटोन में उतनी एनर्जी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को निकाल पाए, तो वो कितने भी फोटोन डाल दो, जैसे येलो लाइट का फोटोन नहीं निकाल पाता इलेक्ट्रॉन को, तो तुम 2000 डाल दो, 2 करोड़ डाल दो, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। लेकिन अगर जैसे रेड लाइट का निकाल पा रहा है सपोज, तो रेड का तुम कम डालोगे, कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ज्यादा डालोगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। सिंपल सा कॉमन सेंस। समझ में आ रहा है? तो नहीं? तो करंट किस किस पे डिपेंड कर रहा है यहां पे, अगर साइड में लिखें, ध्यान देना। लगभग एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते, अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो करंट क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बोलो, बढ़ेगा ना। इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा? नहीं कह सकते, कांट से। या फिर मैं सच बात बोलूं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे क्यों करंट बढ़ेगा? फ्रीक्वेंसी से तो हमें यह पता चलता है कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होगा? अगर अगर 500
500 हर्ट्ज पे निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, तो 600 हर्ट्ज पे भी निकलेगा। लेकिन ऐसा थोड़ी है 500 और 600 में कंपेयर करोगे 600 पे ज्यादा निकलेगा, ऐसा नहीं है। 500 पे निकल रहा है तो 550, 600, 700 सब पे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। लेकिन 500 और 700 में तुम कंपेयर नहीं कर सकते किस में ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, किस में करंट ज्यादा होगा। तो फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट होता है करंट, लेकिन इंटेंसिटी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। करंट इंटेंसिटी बढ़ाओगे, बड़ी टॉर्च लगा दो, करंट बढ़ जाएगा, लेकिन सिर्फ कब, इलेक्ट्रॉन निकलना तो चाहिए तब तो बड़ी टॉर्च लगाने का मतलब है। ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। और किसके प्रोपोर्शनल होता है, अगर तुम एनोड वोल्टेज बढ़ा दो, यानी कलेक्टर प्लेट का वोल्टेज बढ़ा दो, तो करंट बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। सामने वाली जो प्लेट है जहां इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, पॉजिटिव प्लेट, उसका वोल्टेज बढ़ा दो, करंट बढ़ेगा। और देखो बढ़ तो रहा है, जितना ज्यादा लोगे उतना ज्यादा बढ़ रहा है। सही है कि नहीं है। तो याद रखना फ्रीक्वेंसी पे इंडिपेंडेंट है। वो पूछते हैं कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, हम कहते हैं हाँ हाँ, ज्यादा करो ज्यादा करंट आएगा, इंडिपेंडेंट। तो अगर हमें करंट का एक्सप्रेशन लिखवाया क्या मैंने, कभी नहीं। करंट का एक्सप्रेशन मिल जाता तो मजा आ जाता। तो करंट, अगर फॉर्मूला मिल जाए करंट का क्या होता है, तो हम डायरेक्टली देख के बता सकते हैं किस किस डिपेंड करेगा। तो अब फॉर्मूला बना लेते हैं, करंट का क्या फॉर्मूला आएगा। कभी कभी कैलकुलेट भी करवा लेते हैं वो करंट कितना आएगा, मेंस में नहीं करवाते हैं इसीलिए, एडवांस में हाँ करवा लेंगे। अच्छा मैं निकालूंगा कैसे, आइडिया क्या रहेगा, ध्यान देना आइडिया जरूरी है। ये प्लेट थी तुम्हारी, ऐसा ट्यूब था, ये कलेक्टर प्लेट थी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आने वाले थे, ने लाइट डाली, इलेक्ट्रॉन्स निकले। सही है। ध्यान देना, तुमने कितनी एनर्जी डाली होगी किसी टी टाइम में, एनर्जी कितनी इंसिडेंट की, ध्यान देना, इंसिडेंट ऑन मेटल इन टी टाइम, टी टाइम में कितनी एनर्जी डाली होगी। ध्यान दो मैं ऐसे लिख रहा हूं, इंटेंसिटी अगर आई रही होगी, तुमने जो टॉर्च ली है उसकी इंटेंसिटी अगर आई रही होगी, तो पावर कितनी रही होगी, आई इंटू, एनर्जी कितनी रही होगी, आई इंटू टाइम। क्या एनर्जी इतनी नहीं रही होगी, आई ए टी। जिला, नहीं जिला। अगर इंटेंसिटी आई गिराई तुमने, कितनी इंटेंसिटी गिराई, आई इंटेंसिटी गिराई, तो पावर कितनी गिराई, आई इंटू ए किसका, ए इज एरिया ऑफ प्लेट, जिस प्लेट एरिया पे तुम गिरा रहे हो, कितने एरिया पे गिरा रहे हो तुम लाइट, प्लेट का एरिया अगर ए है तो ए एरिया पे गिरा रहे हो ना। जैसे इंटेंसिटी है 40 वाट पर मीटर स्क्वायर, को दे दिया 4 मीटर स्क्वायर एरिया, तो कितनी पावर गिरी होगी, 160। कॉमन सेंस। तो ये एनर्जी गिराई, तो तुमने कितने फोटॉन्स गिराए, ध्यान देना कितने फोटॉन्स गिराए अगर कोई पूछे तो, आई ए टी अपॉन, मैं यहाँ थोड़ा और वैसे लिख देता, एनर्जी इंसिडेंट डिवाइड बाय एक फोटोन की एनर्जी। सही है, इतने फोटॉन्स गिराए, यानी
तुमने जितने फोटोन गिराए क्या उतने ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? नहीं। ये समझ में आया? तुमने जितने फोटोन, आइडियली तो ऐसा होना चाहिए, तुमने जितने फोटोन गिराए और फोटोन के पास अगर सफिशिएंट एनर्जी है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो उतने ही इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर प्लेट की एक एफिशिएंसी होती है, हर सिस्टम की एक एफिशिएंसी होती है, तो हम डिनोट करते हैं यहाँ पे नीटा से। इसका नाम है एफिशिएंसी और पूरा नाम है इसकी क्वांटम एफिशिएंसी। क्वांटम एफिशिएंसी बोलते हैं। क्वांटम एफिशिएंसी का मतलब है कि तुमने अगर, जैसे एफिशिएंसी 100% है, सब लोग ध्यान दो, एफिशिएंसी 100% मतलब 100 फोटोन गिराओगे तो 100 ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। एफिशिएंसी 50% का मतलब है 100 फोटोन गिराओगे तो 50 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। 30% मतलब 100 गिराओगे तो 30 निकलेंगे। समझ में आ गया? तो अगर क्वांटम एफिशिएंसी कितनी है नीटा, तो कितने फोटोन, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इजेक्टेड आउट। स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं, ध्यान देना। ये भी नहीं पता, पहुंच जाऊंगा मुझे लगा। नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले होंगे, नीटा अपॉन 100। ये जिला नीटा अपॉन 100 क्यों किया, मैथमेटिक्स समझ में आ गई? 50% मतलब 50/100 सेक्शन में, इंटू IAT अपॉन HF। इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, और एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकला तो कितना चार्ज बाहर निकला, क्यू का मल्टीप्लाई करूं, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, कितना चार्ज, चार्ज फ्लोन, कितना चार्ज फ्लो हुआ, थीटा अपॉन 100 IAT अपॉन HF। ये तो पहले से ही था, इंटू ई कर दूं, ये तो चार्ज फ्लोन है। और करंट होता है, करंट होता है चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम, तो टाइम से डिवाइड कर दूं, थीटा अपॉन 100 IA, ठीक है, इसे E अपॉन, ध्यान देना, तो करंट का ये आ गया IAE अपॉन HF, ये करंट का एक्सप्रेशन बन गया। अब इसमें लोचा क्या है, एक लोचा है, तुम देख, गलती नहीं है, एक चीज है जो शायद तुम लगे, बताओ जरा मुझे क्या सही नहीं लगा। ये सब सही है, बिल्कुल सही है, मैंने सही ड्राइव किया, मैंने चेक भी कर लिया, यही है, थीटा अपॉन 100 IAE अपॉन HF। मैं बोला कोई एक चीज में लोचा है, वहां तो मैंने बोला फ्रीक्वेंसी पे इंडिपेंडेंट है, कहाँ है इंडिपेंडेंट भाई, एफ आ गया फॉर्मूले में, और फॉर्मूला 100% सही है, एकदम सही है। देखो बाकी सब चीजों में दिक्कत नहीं है, ध्यान देना, तुमने इंटेंसिटी बढ़ा दी, करंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तुमने प्लेट का एरिया बढ़ा दिया तो ज्यादा जगह लाइट गिरेगी, प्लेट का एरिया बढ़ा दिया तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं निकलेंगे, तो फिक्स होता है, और फिक्स होता है, एच भी कॉन्स्टेंट है। तुमने नीटा बढ़ा दिया, एफिशिएंसी बढ़ा दी, बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स कि नहीं बढ़ेंगे, एफिशिएंसी यही तो होती है, 100 फोटोन डाले कितने इलेक्ट्रॉन निकले, 70% एफिशिएंसी कर दी, मतलब 100 डाले तो 70 निकले, 80 कर दी तो 100 डाले 80 निकले, एफिशिएंसी बढ़ाने पे भी बढ़ना चाहिए। ये कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो करंट घटेगा, एक तो फ्रीक्वेंसी आना ही नहीं चाहिए था फॉर्मूले में, आया भी तो उल्टा आया कि फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं और करंट घट रहा है, तो और उल्टी चीज है। एक्चुअली नहीं है, वहां सही लिखा है, यहाँ भी सही लिखा है, बस दिक्कत क्या है, हम लोग में ऐसे डिफाइन करते हैं, जो नीटा है ना फिक्स नहीं होता, नीटा हर लाइट के लिए क्या होता है, अलग अलग, क्वांटम एफिशिएंसी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर ऑफ लाइट, मतलब क्वांटम एफिशिएंसी जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, तो एक फ्रीक्वेंसी यहाँ आया होगा इसके फॉर्म, एक फ्रीक्वेंसी यहाँ आया होगा और वो कट गया होगा, नहीं जिला क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना, यहाँ मैं समझा रहा हूँ, ये बहुत गहरी बात है कि क्वांटम एफिशिएंसी खुद किस पे डिपेंड कर रही है, लीनियरली फ्रीक्वेंसी पे, तो फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी वाला टर्म कट जाता है, इसीलिए फ्रीक्वेंसी पे क्या आता है, डिपेंडेंट आता है, लेकिन वो क्वांटम एफिशिएंसी का फॉर्मूला कभी तुमको बताएंगे नहीं, है नहीं ना हमारे, कॉलेज में भी नहीं है। क्वांटम एफिशिएंसी जो चीज है वो खुद फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, इसीलिए ये पूरा फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी से क्या बन गया, डिपेंडेंट।
बिल्कुल सही फॉर्मूला है। हाँ, एडवांस में पूछा गया था शायद एक बार कि यही करंट का एक्सप्रेशन पूछा गया था, इंटेंसिटी दी थी, एरिया दिया था, नीटा दिया, सब कुछ दिया था, लेकिन ऑब्वियसली ये डिराइव नहीं था। उसने किया होगा, उसने ड्राइव ही किया होगा, तब ये ड्राइव्ड फॉर्मूला नहीं था। ड्राइव्ड फॉर्मूला है तो देख लो। लास्ट दो क्वेश्चंस खत्म। की ब्रोगली की स्टार्ट। ऑलमोस्ट इंटेंसिटी का आइडिया तो लग गया होगा, क्या होती है इंटेंसिटी। एडिशन प्रेशर भी प्रेशर पे भी बता दूं। इधर का तो हटा दूं। हाँ, ये तो हटा दूं, ग्राफ वगैरह ये सब। इक्वल टू ई नॉट 10 की पावर 50 5 × 10 लाइट प्लेट। थ्रेशोल्ड एंगस्ट्रॉम माइंड स्टॉपिंग। क्वेश्चन के उम्मीद है एक क्वेश्चन इसका करा नहीं रहा हूँ करंट का,
सीधे सीधे नीटा दे दूंगा, उसमें इंटेंसिटी दे दूंगा, एरिया दे दूंगा, तो निकाल ही लोगे, वैल्यू तो पुट कर लोगे। देखो, करंट का फॉर्मूला याद रखना है, किसको, जो डिराइव ना कर सके डिराइव कर ले, मत रखो यार, तुम्हारी इच्छा, मुझे लगता है नहीं कर पाओगे, वहां पूछ, याद कर लो। बता दूं? क्या हुआ? ये ये तुमने किया हुआ है पी वाई क्यू में, बस डेटा दिया था मैंने, डेटा नहीं दिया। पी वाई क्यू में किया हुआ है ये क्वेश्चन, तुमने अभी कल ही डिस्कस किया था हमने, और एक ये क्वेश्चन है। पी वाई क्यू डिस्कस हो गए ना? इसमें क्या करोगे, इसमें एक काम करो, ध्यान दो, इसको एडिशन में लिख सकते हो, साइन समथिंग प्लस साइन समथिंग, दो फ्रीक्वेंसी मिल जाएंगी, मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? दो फ्रीक्वेंसी मिल जाएंगी, यहाँ तक तो मैंने। अब क्या करोगे, अलग अलग फ्रीक्वेंसी से अलग अलग शॉपिंग पोटेंशियल आएगा, कौन सा वाला लें?
देखो ये फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर लिख देता हूं, अप्रोक्सीमेटली 8 नैनो एम्पियर, 8 इंटू 10⁻⁹ के आसपास है। फॉर्मूले में तो पुट करना है बस, उसके लिए क्या फॉर्मूला। अच्छा ये तो तुमने किया था, देखो ये वाला पहले हटा देते हैं। एच एफ ग्रेटर देन 5, तुमने एक आइसोलेटेड सॉलिड स्फेयर लिया, उस पर तुमने लाइट डाली, इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, स्फेयर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, तो इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल बनेगा। ठीक, ध्यान देना, एच एफ ग्रेटर देन 5 है, तो इलेक्ट्रॉन निकलना बंद कर देंगे कब, जब स्फेयर के अंदर क्या डेवलप हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल, पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा स्फेयर। पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए तुम्हें क्या लगानी पड़ती थी, बैटरी। अब जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको इसके पॉजिटिव चार्ज क्या कर लें, खींच लें, जाने ही ना दे, तो स्फेयर के अंदर क्या डेवलप हो जाएगा, एक पोटेंशियल, और उस पोटेंशियल को क्या नाम दे दें, स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहाँ पे कुछ ऐसा आइडिया लगेगा, तो ऐसे समझो एच एफ माइनस 5 इक्वल टू ई वी स्टॉपिंग, सही है। वी स्टॉपिंग कितना आ गया, इतना आ गया, और वी स्टॉपिंग को क्या लिखते हैं हम, के, चार्ज कितना है डिवाइड बाय रेडियस कितना है आर, क्यू जो आ जाएगा इस पे आ जाएगा आर बाय ई एफ माइनस 5 बाय के, कि नहीं जिला, चार्ज आ जाएगा। कल भी यही किया था, एक मेंस में पूछ किया था किसी शिफ्ट, ये क्वेश्चन उठाया एरोडो से था, और सिंपल था इसलिए उन्होंने डाल दिया, ना सिंपल नहीं है, पहली बार सोचने के लिए वो काफी अच्छा क्वेश्चन है वो, कोई चार्ज बाहर निकले होंगे, तो स्फेयर के अंदर चार्ज आया होगा, पोटेंशियल आया होगा, पोटेंशियल को क्या नाम देते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल से उसको रिलेट करें तो काम, जैसे ये क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें दो फ्रीक्वेंसी आएंगी अगर तुमको समझ में आ रहा हो तो, E0/2 करके एक आएगा साइन का फंक्शन 6 पाई इंटू 10⁻15t, एक आएगा साइन के अंदर, तो तुम्हें दो फ्रीक्वेंसी आ गई, कौन सी यूज करें फ्रीक्वेंसी, दोनों ही इंसिडेंट हुई है ना, ये वाली है ये वाली, तो इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालो, एक बार इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ये, इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालो, इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालो, जो बड़ा है वो वाला आंसर लेना है, क्यों, जैसे इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 आया 2 वोल्ट, इसके लिए 4 वोल्ट आया, तो अगर तुम 2 लगा दोगे तो इसके वाले इलेक्ट्रॉन्स तो रुक जाएंगे, इसके वाले कैसे रुकेंगे, और तुम ये लगा दो तो इसके भी रुक गए और इसके भी रुक गए, बड़ा वाला आंसर चूज करना है। कितना आ रहा है बताओ, आंसर बता देता हूँ मैं, लॉजिक 9.92 आ रहा है क्या, अप्रोक्सीमेटली 9.9 समथिंग, रिप्लाई नहीं कर पा रहे हो क्या, वर्क फंक्शन भी तो दिया हुआ है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दी हुई है, वर्क फंक्शन दिया हुआ है, इससे ज्यादा वेवलेंथ पे नहीं होगा ये थ्रेशोल्ड। कॉल कर दूं, और बता दूं, ये वाला स्फेयर वाला, ये वाला, देखो साइन ए कॉस बी की आइडेंटिटी होती है, साइन A+B/2, सॉरी A+B प्लस साइन A-B, ऐसी आइडेंटिटी होती है, साइन सी डी फॉर्मूले इसके, ने इस मल्टीप्लिकेशन को समेशन में कन्वर्ट कर लिया, अब दो फ्रीक्वेंसी हो गई, दो ओमेगा हो गई ना तुम्हारे पास, एक ओमेगा ये हो गई और एक ओमेगा ये हो गई, चला, ओमेगा को 2 पाई से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, देखो एक ओमेगा हो गई, ध्यान दो, एक ओमेगा हो गई कितनी, 6 पाई इंटू 10⁻15, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, पाई एफ, 2 पाई से डिवाइड कर दिया तो F1 कितनी आ गई, कितनी, ऐसे ही F2 आ जाएगी, पाई से डिवाइड कर दो कितनी आ गई, 10⁻, तो जरा बताना ये कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, एनर्जी इंसिडेंट की है, फ्रीक्वेंसी इतनी है तो वेवलेंथ निकालनी पड़ेगी, या फिर एक काम करो एच एफ कर दो, एनर्जी आ गई, इंसिडेंट एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एच एफ, समझ में आया, और वर्क फंक्शन कहां से निकलेगा,
ये दी हुई है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इसका मतलब कितना, 12400 को 5000 से डिवाइड कर दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो एनर्जी आई वही वर्क फंक्शन। क्या होता है ये? 12.4 डिवाइड बाय 5, 5 टू ज़ 10 पॉइंट, वर्क फंक्शन तो 2.48 आ गया। इसकी एनर्जी कितनी आई F1 की? ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला लेना है, में स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा एनर्जी डाली तुमने। जरा निकालना ये कितना होता है HF। क्या ये एनर्जी जूल में डिवाइड कर दूं, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कट गया, 66 इंटू बाई 16। ये एनर्जी आई किसमें? से गया 33, 2 से गया 8, 33 कितना हो गया? 99 डिवाइड बाई 8 कितना होता है? 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 जा 20, लगभग 12.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 12.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से जब मैं 2.48 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? HF माइनस 5 इक्वल टू EV स्टॉपिंग होता है ना। 12.3 में से रेट माइनस कर दो, स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ना। ये तो बोल रहा था मैं 9 पॉइंट समथिंग। इस फ्रीक्वेंसी को लेने की जरूरत नहीं क्योंकि इस पे स्टॉपिंग पोटेंशियल कम आएगा, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन तो रुक जाएंगे, ऊपर वाले नहीं रुकेंगे। बड़ा पोटेंशियल चूज करो ताकि सारे इलेक्ट्रॉन रुक जाएं, स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा तो भी कैलकुलेट करना। 9 पॉइंट समथिंग आंसर रहा कि नहीं चल रहा? ये एडवांस में पूछे जाने, कुछ एडवांस में कुछ इस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे ये एडवांस में। कराना वही चाह रहे हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे वो। यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक और इंटेंसिटी और रेडिएशन जड़ से खत्म, कम जड़ से। अब कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी एक शब्द फोटो इलेक्ट्रिक में जो हमें नहीं पता होगा, और पता नहीं होगा तो वो भी पता होना चाहिए। क्यों? मैं पहले ही बोल चुका हूँ SCV की। कर लिया रीड? क्या मिला? कुछ नहीं मिला नया? क्या होगा कुछ तो, मजा नहीं आया पढ़ने? पढ़ो सब लोग यार, पढ़ो। SCV 2 पन्ने पढ़ने में कितनी देर लगती है? हाँ किया, एक ही बालक मेहनत कर रहा है लग रहा है। ये भी जानता हूँ मैं क्यों बनाई है तालियां। हाँ तो काम किया है उसने तालियों वाला। और किसने पढ़ लिए SCV के पन्ने? पढ़ ही लिए होंगे। पूछ लूंगा, पूछ लूंगा। बस बस रुक जा, रुक जा। नहीं मान रहे हो? दिख रहा है मुझे कौन बजा। फोटो करंट खत्म, सब कुछ खत्म। हाँ, कल डी ब्रोगली पढ़ेंगे, फिर डी ब्रोगली खत्म कर देंगे कल, आधा चैप्टर खत्म।